हेलो दोस्तों, आज हम बेपनाह मोहब्बत का छठा भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगली सुबह अधिक की आंखें खुली तो नजरें सीधा ईशा पर जा ठहरी, जो बेड पर आराम से सिकुड़ कर सो रही थी और उसका ब्लैंकेट नीचे गिरा हुआ था। अद्विक जो सोफे पर सोया हुआ था वो उठा और ईशा की तरफ बढ़ गया। पूरा टाइम वो उसके चेहरे को निहारता रहा, फिर उसने ब्लैंकेट उठाया और उसे अच्छे से कवर कर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ टाइम बाद वो बाथरूम से बाहर आया तो नजरें फिर ईशा पर चली गई, जो अभी भी आराम से सो रही थी। अद्विक को रात का समय याद आने लगा जब वो ईशा को सुलाकर रूम से जा रहा था, तो वो नींद में ही पैनिक करने लगी थी, जिस वजह से अद्विक को वहीं उसके पास ही रुकना पड़ा। अद्विक अच्छे से तैयार हुआ और ईशा के पास जाकर उसे उठाने लगा। अद्विक ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, ईशु उठिए। ईशा ने कोई जवाब नहीं दिया। अद्विक ने फिर उसे आवाज दी तो वो उठकर बैठ गई। अद्विक ने प्यार से उसके बालों को सही किया जो बिखरे हुए थे और बोला, चलिए जल्दी फ्रेश हो जाए, फिर नाश्ता करते हैं। मुझे आज जल्दी ऑफिस जाना है, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। उसके जाने की बात सुनकर ईशा ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, कब तक आएंगे आप? अद्विक ने उसकी बात सुनी तो मुस्कुरा कर बोला, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। ईशा ने उसकी तरफ देखा और बोली, जल्दी आइएगा। अद्विक ने उसके चेहरे की उदासी देखी जो उसके जाने की वजह से थी। अद्विक ने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और बोला, क्या हुआ, आप उदास क्यों हो गई? ईशा ने उसकी तरफ देखा और फिर सिर झुकाकर बोली, अकेले अच्छा नहीं लगता, फिर वही सब याद आने लगता है। अद्विक कुछ पल खामोश रहा और फिर उसका चेहरा हाथों में भर ऊपर कर बोला, जल्दी आ जाऊंगा, और अगर आप चाहें तो मेरे स्टडी रूम में जा सकती है, वहाँ बुक्स है कुछ, उन्हें पढ़ लीजिएगा। ईशा ने उसे देखा और बोली, मैं जा सकती हूँ वहाँ? अद्विक ने हाँ में गर्दन हिलाई तो वो खुश होते हुए बोली, ठीक है, फिर मैं जल्दी रेडी होकर आती हूँ, साथ में नाश्ता करेंगे। फिर मुझे बुक्स पढ़नी है। आपको पता है मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, पर मामा मामी ने कभी बाहर पढ़ने जाने ही नहीं दिया। ये बोल वो उदास हो गई तो अद्विक उसकी उदासी देख बोला, वैसे आप कहाँ तक पढ़ी है? मतलब वो मुझे पता नहीं है ना, इसलिए। ईशा ने उसकी बात सुनी और बोली, मैंने पिछले साल अपनी 12वीं की थी और मैंने ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया था। हाँ, पर मैं घर पर रह कर ही पढ़ती थी, पर फिर मामी ने आगे पढ़ने ही नहीं दिया और फिर मेरी शादी। ये बोल वो चुप हो गई और नजरें झुका ली। अद्विक को उसे ऐसे उदास अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो बोला, क्या आप आगे पढ़ना चाहती है? उसकी बात सुनकर ईशा उसकी तरफ देखने लगी। इस समय उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसकी आंखों की चमक देख अद्विक बोला, अगर आप पढ़ना चाहती है तो मैं आपका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवा दूंगा। उसकी बात सुनकर ईशा जल्दी से बोली, क्या मैं सच में पढ़ सकती हूँ? अद्विक ने हाँ में गर्दन हिलाई तो ईशा खुश हो गई। तभी अद्विक बोला, ठीक है, इस बारे में हम आकर बात करेंगे, फिलहाल आप जल्दी से फ्रेश हो जाए, मुझे जल्दी जाना है। ईशा ने हाँ में गर्दन हिलाई और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। अद्विक भी मुस्कुराकर रूम से बाहर चला गया।
सबने नाश्ता किया और अद्विक शेरा और शक्ति के साथ ऑफिस चला गया। वहीं ईशा अद्विक के स्टडी रूम, यहाँ जाकर उसे एक अलग ही खुशी मिल रही थी क्योंकि अद्विक का स्टडी रूम बहुत ही खूबसूरत था। एक तरफ बड़ी सी चेयर, उसके आगे एक वर्किंग टेबल, उसके सामने सोफा लगा हुआ था। रूम के साइड में दो बड़ी शेल्फ थी, जिनमें से एक में ऑफिस की फाइल्स और दूसरी में सिर्फ बुक्स थी, जिन्हें देख ईशा खुश हो गई। वो जल्दी से उस शेल्फ के पास गई और एक अपनी पसंद की बुक निकाल सोफे पर बैठ पढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ अद्विक अपने ऑफिस पहुंचा और सीधा अपनी पर्सनल लिफ्ट से ऊपर अपने कैबिन की तरफ चला गया। वो अभी अपने कैबिन में पहुंचा ही था, एक लड़की जल्दी से भागकर उसकी तरफ आई और उसके गले लग गई और बोली, ओह अद्विक, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अद्विक, जो अभी हैरान था, उस लड़की की बात सुनकर उसे खुद से दूर झटक कर बोला, बिहेव योरसेल्फ तान्या, यह क्या हरकत है और तुम मेरे कैबिन में क्या कर रही हो? अद्विक के ऐसे झटके जाने से तानिया लड़खड़ा गई, पर उसने खुद को संभाल लिया। उसने अद्विक की बात सुनी और बोली, यह क्या तरीका है अद्विक, और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ का क्या मतलब? मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी। अद्विक जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और बोला, क्या काम है तुम्हें? जल्दी बोलो, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। तानिया को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, पर उसने खुद को शांत रखा और बोली, अद्विक, बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम बिताना चाहती थी, जिससे हम एक दूसरे को अच्छे से समझ ले। उसकी बात सुनकर अद्विक ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ़ हो, और फिर बोला, और तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा? अद्विक की बात सुनकर एक पल को तानिया को कुछ समझ नहीं आया, पर फिर खुद को संभाल वो बोली, अद्विक, हमारे घर में हमारी शादी की बात चल रही है, बहुत जल्द हमारी सगाई होने वाली है। अद्विक ने उसकी तरफ देखा और बोला, और तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा? तानिया उसकी बात सुनकर एकटक उसे देखने लगी। तभी अद्विक फिर बोला, आई थिंक तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी तानिया फिर बोली, पर अंकल ने तो कहा कि मेरी शादी तुमसे होगी। उसकी बात सुनकर अद्विक बोला, अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद लेता हूँ, कोई और नहीं। तो जिसने भी तुमसे ये कहा है, जाकर उनसे कह दो कि अद्विक ने शादी से मना कर दिया है। नाउ यू मे गो। मुझे बहुत काम है, फालतू टाइम नहीं है मेरे पास तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए। अद्विक की बातों से तानिया को खुद की बहुत इंसल्ट फील हो रही थी। उसने अद्विक को घूर कर देखा और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। तानिया अद्विक के पापा जयराज कपूर के दोस्त की बेटी है, जो बहुत ही बदतमीजी और घमंडी है। इसे अपने बाप के पैसों का बहुत ज्यादा घमंड है। यह अद्विक को बहुत टाइम से पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, पर अद्विक ने कभी इसे एक नज़र देखा तक नहीं। तानिया अद्विक के ऑफिस से बाहर आई और गाड़ी में बैठ गुस्से में वहां से चली गई। अद्विक का पूरा दिन अपने काम और मीटिंग्स में ही निकल गया। वहीं ईशा, वो तो पूरा दिन अद्विक के स्टडी रूम में ही बैठी रही और बुक्स पढ़ती रही। शाम को 7 के आसपास अद्विक शेरा और शक्ति के साथ घर वापस आया। उसने लिविंग रूम में देखा, पर उसे ईशा नहीं दिखाई दी। वैसे भी वो जब से आई थी ज़्यादातर अपने रूम में ही रहती थी, इसलिए अद्विक सीधे अपने रूम में चला गया, पर उसे वहां भी कहीं ईशा दिखाई नहीं दी। बाथरूम, बालकनी, सब जगह उसने चेक किया, पर वो कहीं नहीं थी।
अद्विक को अब घबराहट होने लगी थी। वो अपने रूम से बाहर निकला और नीचे सब जगह चेक किया पर वो उसे कहीं नहीं मिली। तभी उसे कुछ याद आया। उसके कदम अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गए। वो स्टडी रूम में गया तो वो थी वहां सामने सोफे पर सो रही, जिसे देखते ही अद्विक के चेहरे पर सुकून आ गया। दिन भर की सारी थकान उतर आई। वो बुक पढ़ते पढ़ते वहीं सो गई थी। बुक अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी। अद्विक उसके पास गया और एकटक उसे निहारने लगा। लुटेरों का लुटेरा है चेहरा ये तेरा हुआ है जो मेरी जान से प्यारा मुझे। अद्विक प्यार से ईशा को देख रहा था। वो उसके पास नीचे बैठ गया और उसके बालों को धीरे से सहलाया और उसे उठाते हुए बोला, ईशु उठिए, देखिए टाइम कितना हो गया है। इतना लेट तक सोना अच्छी बात नहीं बच्चा। गेट अप, इट्स ऑलरेडी 7। उसकी आवाज सुनकर ईशा ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो अपने सामने अद्विक को देख मुस्कुरा दी। वो धीरे से उठकर बैठी और अद्विक के देखकर बोली, आप आ गए। सॉरी, वो पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। अद्विक बोला, कोई बात नहीं, पर चलो अभी उठिए और फ्रेश हो जाए, फिर साथ में डिनर करेंगे। ईशा ने हाँ में गर्दन हिलाई और उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। अद्विक भी वही स्टडी रूम में फ्रेश होने लगा। उसके बाद सब नीचे आए और डिनर करने लगे। आज वो तीनों देख रहे थे कि रोज मुकाबले ईशा खुश थी और देख वो तीनों भी खुश थे, वरना जब से वो यहाँ आई थी जो भी उसके साथ हुआ उसे याद कर रोती रहती थी। तभी शेरा ईशा को देख बोला, छोटी वैसे तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? उसकी बात सुनकर ईशा कुछ बोलती उससे पहले ही अद्विक बोला, पिछले साल 12वीं की है और ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया है ईशु ने। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक गर्व वाली मुस्कान थी। अब भाई हो भी क्यों न, उसकी मोहब्बत इतनी इंटेलिजेंट है तो गर्व करना तो बनता है। वहीं उसकी बात सुनकर शक्ति बोला, अरे वाह, तो फिर आगे क्या करने का प्लान है? उसकी बात सुनकर ईशा कुछ नहीं बोली और अद्विक को देखने लगी। उसे अपनी तरफ देखते पाकर अद्विक बोला, मुझे मत देखिए, आपको आगे जो भी करना है मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उसकी बात सुनकर ईशा मुस्कुरा दी और शक्ति की तरफ देखकर बोली, मुझे बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना है। सब उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। तभी अद्विक शक्ति को देख बोला, तुम कल ही ईशु के एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देना। शक्ति ने हाँ में गर्दन हिलाई। ईशा आज बहुत खुश थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उस नर्क जैसी जिंदगी से कभी छुटकारा भी पा पाएंगी, पर अद्विक ने उसे उस इंसान से हमेशा के छुटकारा भी दिलवाया और अब उसे आगे बढ़ने का मौका भी दे रहा है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और आगे जाकर उसे किसी सहारे की जरूरत ना पड़े। बातों बातों में सबने डिनर किया। ईशा ऊपर अपने रूम में चली गई और अद्विक, शेरा और शक्ति के साथ स्टडी रूम में चला गया। स्टडी रूम में अद्विक अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और शेरा और शक्ति उसके सामने सोफे पर बैठे हुए थे। अद्विक ने शक्ति की तरफ देखा और बोला, ईशु के एडमिशन की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए और हाँ, उनके डॉक्यूमेंट रेडी हो गए हैं। शक्ति ने हाँ में गर्दन हिलाई तो शेरा बोला, भाव कि वो मान जाएंगी। अद्विक ने आंखें बंद कर अपना सिर सीट से टिकाया और बोला, पता नहीं शेरा, पर मैं उन्हें संभाल लूंगा। शेरा ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अद्विक ऐसे ही बोला, उसे बुला लो, कल मुझे उससे बात करनी है। उसकी बात सुनकर शक्ति का मुंह बन गया और वो बोला, उसे बुलाना जरूरी है क्या? अद्विक बोला,
उसे यहाँ काम के लिए बुला रहा हूँ मैं, तो तुम उससे दूर ही रहना। तुम्हारी वजह से अगर उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अद्विक की बात सुनकर शक्ति बुरा सा मुंह बनाता है और उठकर वहां से चला जाता है। शेरा भी कुछ देर और बातें कर वहां से चला जाता है। तभी अद्विक को आज शाम की बात याद आती है जब वो अपने कैबिन में काम कर रहा था। फ्लैशबैक। अद्विक अपने कैबिन में अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था जब शक्ति अंदर आया। अद्विक ने उसकी तरफ देखा तो शक्ति बोला, बॉस। वो बड़े बॉस अधिक के पिता जयराज कपूर का फोन आ रहा है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने आपको भी फोन किया पर आपने उठाया नहीं। शक्ति की बात सुनकर अद्विक का चेहरा सख्त हो जाता है। वो शक्ति की तरफ देखता है और उसे जाने के लिए बोलता है। शक्ति हाँ में गर्दन हिलाकर वहां से चला गया। अद्विक उठा और जाकर बड़ी सी खिड़की के पास खड़ा हो गया जो कांच की थी, जिसके बाहर पूरा शहर दिखाई दे रहा था। अद्विक कुछ पल वहां खड़ा जाने क्या सोचता रहा, पर उसका चेहरा बहुत सख्त था और आंखों में गुस्सा, दर्द, नाराजगी के भाव थे। उसने गहरी सांस ली और अपना फोन निकलकर कोई फोन मिला दिया। कुछ टाइम बाद आगे से किसी ने फोन रिसीव किया तो अद्विक बिना किसी भाव के बोला, कहिए क्यों फोन कर रहे हैं मिस्टर कपूर? सामने से जयराज कपूर अद्विक के पिताजी बोले, बाप हूँ तुम्हारा, यह क्या तरीका है बात करने का अपने पापा से? अद्विक बोला, कुछ ज्यादा जल्दी याद नहीं आ गया आपको कि आप मेरे बाप हैं? जयराज जी कुछ नहीं बोले तो अद्विक फिर बोला, खैर छोड़िए, ये बताए फोन क्यों कर रहे थे? जयराज जी बोले, तुमने तानिया से क्या कहा? अद्विक बोला, वही जो सच है। जयराज जी बोले, देख अद्विक, तानिया मेरे दोस्त की बेटी है। मैं पहले ही उनसे तुम्हारे और तानिया की शादी की बात कर चुका हूँ, तो जितना जल्दी हो सके तुम इस बात को समझ लो, शादी तो तुम्हारी तानिया से ही होगी। अद्विक बोला, और आपको ऐसा क्यों लगता है मिस्टर कपूर कि मैं आपकी बात मानूंगा? और रही बात शादी की तो वो मैं उससे करूंगा जिससे मैं प्यार करूंगा, और तानिया तो वो लड़की कभी नहीं बन सकती। ये बोल अद्विक ने बिना कुछ सुने कॉल काट दिया और पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हो गया। इस समय उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, पर क्या ये तो वही जानता था। काफी टाइम अद्विक वहीं पे खड़ा रहा और फिर अपनी सीट पर बैठ अपना काम करने लगा। कुछ टाइम बाद उसने शक्ति को अपने कैबिन में बुलाया और उसे कुछ कहा। उसकी बात सुनकर शक्ति हैरान हो गया और बोला, Are you sure you wanna do it? अद्विक बोला, Yes I am sure, और अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, तो जितना कहा है उतना करो। शक्ति ने हाँ में गर्दन हिलाए और वहां से चला गया और अद्विक फिर गहरी सोच में खो गया। फ्लैशबैक एंड। अद्विक अपने ख्यालों से बाहर आया और टाइम देखा तो 11 बज चुके थे। वो उठा और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा, क्योंकि इन दिनों एक बात तो हो गई थी कि जब तक अद्विक ईशा का सिर अपनी गोद में रख उसे सुलाता नहीं था उसे नींद नहीं आती थी। अद्विक रूम में आया तो ईशा बेड पर नहीं थी, बाथरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद था। अद्विक को पता था कि वो कहाँ होगी, इसलिए उसने अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा दिए। यहाँ वो मासूम रेलिंग के पास खड़ी एकटक उसे चांद को देख रही थी। अद्विक दरवाजे पर खड़ा कुछ टाइम उसे निहारता रहा, पर उस नाजुक सी लड़की को तो पता ही नहीं था कि कोई आंखों में हजारों जज्बात लिए उसे शिद्दत से देख रहा है। अद्विक धीरे से उसके पास जाकर खड़ा हो गया।
अपने पास किसी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने साइड में देखा, यहाँ अद्विक खड़ा सामने देख रहा था। ईशा ने नजरें फिर चांद की तरफ की और बोली, आपका काम हो गया हमम। इसके बाद दोनों के बीच खामोशी छा गई, पर एक सुकून था जो दोनों ही महसूस कर रहे थे। अद्विक ने ईशा को देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां लगे झूले पर लाकर बिठा दिया और खुद उसके सामने जमीन पर बैठ उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। ईशा उसे ही देख रही थी। अद्विक ने उसकी आंखों में देखा और बोला, ईशु, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर प्लीज पहले शांति से मेरी बात समझना और सोचना, उसके बाद कुछ कहना। ईशा ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अद्विक ने गहरी सांस ली और बोला, देखो ईशु, मैं आपको पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। आपकी तरफ उठने वाली हर आंख को निकाल कर फेंक सकता हूँ। मेरे रहते कोई आपको छूना तो दूर आपकी तरफ एक नज़र देख भी नहीं सकता। पर मैं नहीं चाहता कोई आपके करैक्टर, आपके चरित्र पर उंगली उठाए। आप मेरे साथ मेरे इस घर में रहती हैं, मुझे कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है। पर ये दुनिया ऐसी नहीं है ईशु। ये कभी भी एक लड़के और लड़की के रिश्ते को सही नज़रों से नहीं देखती जब तक उनमें कोई रिश्ता ना हो। और ऐसे में अगर किसी ने हमारे रिश्ते पर सवाल उठाया तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, ना आप दे पाएंगी। क्योंकि सच तो यही है ना कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ इंसानियत को छोड़कर। और ये दुनिया इस इंसानियत के रिश्ते को कभी नहीं समझती। इन्हें बस उंगली उठाने का मौका चाहिए। तो इस दुनिया को, इस समाज को जवाब देने के लिए क्या आप मेरे साथ एक रिश्ते में खुद को बांधेगी? ईशा एकटक अद्विक को देखते हुए उसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। तभी अद्विक ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर ईशा को देख बोला, ईशु, क्या आप मेरे साथ शादी करेगी? उसकी बात सुनकर ईशा हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो सुना वो सच है या उसका सपना। मतलब कोई उससे शादी कैसे कर सकता है जिसके साथ उसके पहले पति ने इतना गंदा सलूक किया हो? कोई कैसे उस जैसी लड़की को अपना सकता है जिसके खुद के मामा मामी ने उसे पैसों के लिए शादी के नाम पर बेच दिया हो? ईशा यही सब सोच रही थी जब अद्विक फिर बोला, जानता हूँ यह फैसला करना इतना आसान नहीं है, बट ट्रस्ट मी, मैं ये करना चाहता हूँ। आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ पूरी जिंदगी, वो भी अपनी खुशी से। आपके चेहरे की थोड़ी सी खुशी मेरे दिल को सुकून से भर देती है, तो मैं आपकी पूरी जिंदगी खुशियों से भरना चाहता हूँ। क्या आप मुझे एक मौका देंगी? ईशा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अद्विक को देखती रही। उसे अद्विक की आंखों में कुछ दिखाई दे रहा था, कुछ गहरा जिसे समझने में वो असफल थी। तभी अद्विक बोला, आप सोच लीजिए और कल मुझे जवाब दे दीजिएगा। पर फिलहाल चलिए, रात बहुत हो गई है, आपको सोना चाहिए। ये बोल उठा और ईशा को लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। वो बेड पर बैठा और ईशा को अपनी गोद में सिर रखने के लिए बोला तो वो उसकी गोद में सिर रख बच्चों की तरह सिमट गई। हालांकि उसके दिमाग में अद्विक की बातें चल रही थी। वो एकटक अद्विक को देख रही थी। अद्विक भी उसकी आंखों में ही देख रहा था। कुछ टाइम बाद अद्विक ने अपने हाथ से उसकी आंखें बंद की और बोला, मुझे देखने का काम सुबह कर लीजिएगा, पर फिलहाल आपको सोना चाहिए। ये बोल वो उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ टाइम बाद ईशा सो गई। अद्विक ने उसे सोते देखा तो धीरे से उसका माथा चूम बोला, बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे, पर फिलहाल आपको बता नहीं सकता।
लेकिन इतना जरूर कहूँगा, एक दिन आपको अपनी इस मोहब्बत का एहसास जरूर करवाऊंगा, पर अभी वो वक्त नहीं है। पहले आपको मजबूत बनना होगा अपने गुनहगारों को सजा देने के लिए, और इसमें हमेशा आपके साथ हूँ। उसने ईशा को अच्छे से तकिए पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर खुद सोफे पर जाकर लेट गया, और पता नहीं कब ईशा को देखते देखते उसकी भी आंख लग गई। अगली सुबह अद्विक की आंख आज जल्दी खुल गई। उसने ईशा की तरफ देखा जो बच्चों की खुद में सिमट कर सो रही थी। ब्लैंकेट जमीन पर गिरा हुआ था। अद्विक ने उसे देखा और उसकी तरफ बढ़ गया। उसने ब्लैंकेट जमीन से उठाया और ईशा को अच्छे से कवर कर दिया। बिल्कुल बच्चों की तरह लग रही थी। इस समय उसे देख अद्विक को वो कोई 19 साल की लड़की नहीं बल्कि कोई 5 साल की बच्ची लग रही थी। अद्विक मुस्कुरा दिया और कुछ टाइम तक वो शांति से उसके चेहरे को निहारता रहा। फिर धीरे से उसके पास बैठ उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और बोला, जानता हूँ आपके लिए आसान नहीं है, पर मैं आपके फैसले की कद्र करूँगा, पर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमेशा एक दोस्त बनकर आपके साथ रहूँगा। आप जो भी फैसला लेंगी मुझे मंजूर होगा। हाँ, लेकिन उम्मीद है कि आप हाँ ही कहें। ये बोल अद्विक खामोश हो गया। कुछ टाइम ईशा को देखने के बाद वो उठकर वहां से चला गया। अद्विक स्टडी रूम में आया और फ्रेश होकर जिम रूम की तरफ बढ़ गया। यहाँ शेरा और शक्ति पहले से मौजूद थे। अद्विक भी आकर अपनी एक्सरसाइज करने लगा। शक्ति और शेरा ने अद्विक को देख एक दूसरे की तरफ देखा। शक्ति अद्विक के पास गया और बोला, तूने बात की उनसे? क्या बोला उन्होंने? उसकी बात सुनकर अद्विक बिना उसे देखे अपनी एक्सरसाइज करते हुए बोला, हाँ बात की है, पर उन्होंने कभी कुछ बताया नहीं। शक्ति बोला, मतलब? अद्विक बोला, मैंने उन्हें सोचने का टाइम दिया है। तो शक्ति बोला, और अगर उन्होंने सोचने के बाद मना कर दिया तो? उसकी बात सुनकर अद्विक जो एक्सरसाइज कर रहा था रुक गया। कुछ टाइम वो खामोश रहा और फिर अपनी एक्सरसाइज करते हुए बिना उसे देखे बोला, अगर उन्होंने मना करा तो मैं उनके फैसले की कद्र करूंगा और उसे मानूंगा। हाँ, पर एक दोस्त की तरह हमेशा उनका साथ दूंगा। उसकी बात सुनकर शेरा बोला, तो भाव क्या आप उन्हें अपनी जिंदगी से जाने देंगे? अद्विक बोला, मोहब्बत सिर्फ कहने या करने का नाम नहीं है। जरूरी नहीं आप जिससे मोहब्बत करते हैं उन्हें पालें या अपना बना लें। मोहब्बत का दूसरा नाम कुर्बानी भी होता है। अपने महबूब की खुशी में खुश रहना भी मोहब्बत है, और मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा। इसके लिए जरूरी तो नहीं मैं उन्हें अपना बना लूँ। उसकी बात सुनकर शेरा और शक्ति ने आगे कुछ नहीं कहा। वो दोनों भी अपनी एक्सरसाइज करने लगे। पर अद्विक ने बिल्कुल सच कहा, जरूरी तो नहीं जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसे अपना बनाया जाए। कभी भी उस इंसान की खुशी के लिए जिससे हम मोहब्बत करते हैं उससे दूर होना भी जरूरी हो जाता है। अगर वो हमसे दूर रहकर खुश हैं तो ठीक है, ना कम से कम इस बात का सुकून तो है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो हमसे दूर रहकर खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ ईशा की आंखें खुली तो उसने नजरें इधर उधर दौड़ाई, पर शायद जिसे वो ढूंढ रही थी वो तो वहां था ही नहीं। ईशा को अजीब लगा क्योंकि जब से वो इस घर में आए हैं उसे रात को सुलाने और सुबह उठाने का काम अद्विक ही करता था, पर आज वो उसे उठाने नहीं आया। ऐसा क्यों? ईशा सोच ही रही थी कि एकाएक उसको रात की सारी बातें याद आ गई जब अद्विक ने उसे शादी के लिए पूछा था।
ईशा की आंखें नम हो गई और वो खुद से ही बोली, क्या वो मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया? आज वो मुझे उठाने भी नहीं आए। जब से यहाँ आई हूँ वही तो मुझे उठाने आते हैं, लेकिन आज क्यों नहीं आए? ये सब बोलते समय उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए। उसने अपने घुटनों को बोल्ड किया और खुद में सिमट बैठ अद्विक के बारे में सोचकर रोने लगी। तभी अद्विक रेडी होकर रूम में आया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर जब ईशा को देखा तो उसका आंसुओं से भीगा चेहरा देख वो घबरा गया और भागकर उसके पास पहुंच गया। अद्विक उसके पास बेड पर बैठा और उसका चेहरा हाथों में लेकर घबराए आवाज में बोला, ईशु क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? किसी ने कुछ कहा क्या? बोलो ना बच्चे, क्या हुआ? ये बोल वो ईशा को अपनी घबराई नजरों से देखने लगा। ईशा ने उसे अपने सामने देखा तो वो जल्दी से उसके सीने से लग गई। अद्विक हैरान रह गया, उसके हाथ हवा में ही रह गए। वहीं ईशा उसके सीने से लग फूट फूट कर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर अद्विक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ ईशु? मुझे बताए ना, आप इतना रो क्यों रही हो बच्चा? किसी ने कुछ कहा क्या? या मुझसे कुछ गलती हुई है? अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो प्लीज सॉरी, पर प्लीज रोना बंद कर दो बच्चा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ईशा को रोते देख अद्विक को अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा था। ईशा उसके सीने से लगे रोते हुए बोली, आप नाराज हैं मुझसे? प्लीज मुझसे नाराज मत होना, मुझ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप चाहो तो आप मुझे डांट लेना, चाहे तो मार भी लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर प्लीज मुझसे नाराज मत होना। ये बोल वो फिर रोने लगी। वहीं अद्विक उसकी बात सुनकर हैरान हो गया और उसे खुद से अलग कर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैं क्यों आपसे नाराज होऊंगा? आपको किसने कहा कि मैं आपसे नाराज हूँ? ईशा ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसे देखा और बोली, अगर आप मुझसे नाराज नहीं है तो आप मुझे उठाने क्यों नहीं आए? अगर आप कल रात वाली बात से नाराज हैं कि मैंने आपको जवाब नहीं दिया तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मुझसे नाराज होकर बात करना बंद मत करना। ईशा की बात सुनकर अद्विक हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो एकटक उसके चेहरे को देखते हुए बोला, आपने क्या बोला अभी? उसकी बात सुनकर ईशा ने उसकी आंखों में देखा और बोली, यही कि मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर अद्विक के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और आंखें सुकून से बंद हो गई। उसने ईशा को वापस अपने सीने से लगा लिया। उसके दिल में सुकून था। अब रात से वो बहुत परेशान था। उसने ईशा और शक्ति और शेरा को तो कह दिया था कि वो ईशा के फैसले की कद्र करेगा। अगर वो उससे शादी करने को मना करती है तब भी उसका फैसला मानेगा, पर वो बहुत बेचैन था। उसे डर था कि अगर सच में वो शादी के लिए मना कर देगी तो वो क्या करेगा, कैसे उसके बिना रहेगा। अब तो उसे आदत हो गई थी रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही ईशा का चेहरा देखने की। अद्विक ने ईशा के चेहरे को अपने हाथों में भरा और प्यार से उसका माथा चूम कर बोला, मैं आपसे नाराज नहीं था ईशु, बस कुछ काम आ गया था इसलिए गया था। पर हाँ, आपका फैसला सुनकर मैं खुश हूँ और वायदा करता हूँ कि आपको भी हमेशा खुश रखूंगा। दुनिया की सारी खुशियाँ आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। ईशा ने कुछ नहीं कहा, बस भरी आंखों से उसे देखती रही। अद्विक ने उसके माथे को प्यार से चूमा तो इस एहसास से ईशा की आंखें बंद हो गई, धड़कनें बढ़ गई और गाल सुर्ख लाल हो उठे।
तभी अद्विक बोला, चलिए जल्दी, अब आप फ्रेश हो जाए फिर नाश्ता करते हैं। ईशा ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने आंसू पोंछते हुए बाथरूम में चली गई। अद्विक वहीं बैठ उसका इंतजार करने लगा। आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।